स्वागत है आप सभी का मेट्रो संगम में। मैं हूं आलोक सिंह और बुलेटिन में सबसे पहले बात उन 4 लड़कों की जिनके बारे में ये सवाल उठ रहे हैं कि उन्हें जमीन निकल गई या आसमान खा गया। जी हां, हम बात कर रहे ठाणे और कल्याण से लापता उन 4 लड़कों के बारे में जिनका अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। लापता छात्रों की तलाश में जुटी ठाणे पुलिस लापता छात्रों के ईमेल और कॉल डिटेल खंगालने में जुटी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ठाणे के ट्रैवल एजेंट से भी पूछताछ की जा रही है और छात्रों के दोस्तों और कुछ मौलवियों से भी पूछताछ में पुलिस जुटी है। इराक गए आरिफ माजिद के पिता डॉक्टर एजाज बकरुद्दीन माजिद से बात की हमारे संवाददाता राकेश त्रिपाठी ने। डॉक्टर माजिद का कहना है कि अपने बेटे आरिफ से उनकी बात पिछले महीने की 7 जून को इराक से हुई थी। खुफिया एजेंसियां मुंबई से जिन 4 लापता युवकों के इराक में आईएसआईएस में शामिल होने की आशंका जता गई है, उनमें से एक युवक आरिफ माजिद के पिता मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर माजिद, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका जो बेटा है, आपने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, कब करवाई और आखिरी बार आपकी बातचीत कब हुई थी? गुमशुदगी की रिपोर्ट मैंने 25 मई को करवाई। उसके बाद में उसकी मेरी बातचीत हुई, वो भी मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और आखिरी बातचीत मेरी 7 जून को हुई। क्या कहा उसने कि कहाँ पर है वो? उसने कहा कि मैं जो है इराक में हूँ और उसके बाद में मैं वापस आऊंगा। मैंने उससे रिक्वेस्ट की तो उसने कहा कि मैं आ जाऊंगा। तो आरिफ कितने लोगों के साथ इराक पर गया था और क्यों? कुछ नहीं पता, मुझे तो अकेला ही पता है। क्या आपको लगता है कि आपका जो बेटा है वो इस तरह की किसी गलत गतिविधियों में शामिल हो? नहीं हो सकता, क्यों मैं मेरा बेटा है और मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ। एक अंग्रेजी अखबार के हवाले से खबर ये भी आई कि एक चिट्ठी लिखी थी और इस चिट्ठी की वजह से पूरा जो है मामला बड़ा हुआ, बवाल मचा, शक और गहरा हुआ। इसके बारे में इसकी चिट्ठी की कोई बात नहीं, मेरे बेटे ने कोई चिट्ठी नहीं लिखी, ना वो आप पुलिस से वेरीफाई कर सकते हो कि वहाँ मेरे बेटे की तरफ से कोई चिट्ठी नहीं। आपने जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई उसके बाद अब जो एजेंसियां इस मामले में जांच कर रही हैं, उनसे आपको क्या रिस्पांस मिला है, क्या बात? हमको तो ऐसा चल रहा है कि बस सब काम चल रहा है, यहाँ से लेके हर जगह ATS, NIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो, यहाँ तक कि दिल्ली से भी PMO ऑफिस से भी आदमी आया था पुलिस स्टेशन में, उसने भी सब इंक्वायरी की, पूछ पछाड़ की और हमको ऐसी उम्मीद है कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी और ये हमारे बच्चे, हमारे देश के बच्चे हैं, उनको वापस लाने के लिए कुछ किया जाए। एक अंग्रेजी अखबार की दावे को माने तो मुंबई से लापता 4 लड़के इराक चले गए हैं। अखबार के मुताबिक इन लड़कों को जिहाद के नाम पर ISIS ने अपनी फौज में शामिल कर दिया है। हालांकि परिवार इन खबरों को नकार रहा है। इराक में आतंक फैलाते इन दरिंदों को ध्यान से देखिए। इनमें से कुछ चेहरे भारतीय भी हो सकते हैं। जी हां, आप जरूर चौंक गए होंगे। लेकिन ये सनसनीखेज खुलासा तब हुआ जब मुंबई के ठाणे के 4 लड़के धार्मिक यात्रा पर करबला गए और फिर वापस लौटकर नहीं आए। आरिफ फयाज माजिद, फहाद तनवीर शेख, अम्मान नईम टंडेल और शाहीन फारूक टांकी के बारे में माना जा रहा है कि वो जिहाद के लिए इराक चले गए हैं। एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के मुताबिक ठाणे के डॉक्टर बदरुद्दीन माजिद के बेटे आरिफ ने अपने घर वालों के नाम एक खत छोड़ा है। आरिफ के खत के मजमून से माना जा रहा है कि वो ISIS की लड़ाई में हिस्सा लेने गया है। आरिफ की तरह ही बाकी के 3 और लापता युवकों के घर वालों ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन आरिफ के घर वालों ने इन लड़कों के ISIS के लिए जिहाद की खबरों से इनकार किया है। आरिफ के चाचा के मुताबिक जब ये लोग इराक गए थे तब वहां जंग शुरू नहीं हुई थी।
ये जिस वक्त यहाँ से गए वहाँ पे कोई जंग नहीं थी और आईएसआई का मार्ग का कोई वहाँ नामो निशान भी नहीं था। ये अभी ये 8-15 दिन से आईएसआई का कॉन्सेप्ट आ रहा है नीचे कि आईएसआई एक संगठन जो है वहाँ पे काम कर रही है। देश के रक्षा मंत्री से भी आग्रह करेंगे कि हमारे बच्चे जो है हमारे जल्द से जल्द हमारे पास वापस। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 24 मई को आरिफ ने बगदाद से अपने घर वालों को फोन किया था और उनसे माफी मांगी और कहा कि वो नौकरी भी तलाश रहा है। वहीं पुलिस और महाराष्ट्र सरकार भी सिर्फ गुमशुदगी की बात ही मान रही है। वैसे इंटरनेट पर दुनिया के हजारों नौजवानों से इराक और सीरिया की जंग में हिस्सा लेने की अपील की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान से भी सैकड़ों की संख्या में युवा इस जंग में हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में भारत के इन 4 युवाओं को लेकर शक तो पैदा होता ही है। हालांकि अभी कुछ भी पुख्ता तौर पर कहना जल्दबाजी होगी। ठाणे के इन युवकों के घर वालों ने सरकार से भी गुहार लगाई है कि उनके बच्चों को जल्द से जल्द वापस लाया जाए। अब सवाल ये है कि क्या वाकई ये भारतीय नौजवान आईएसआईएस के बहकावे में आ गए हैं, और अगर ऐसा है तो क्या उन्हें वापस लाना संभव है? मुंबई से राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पटना और बोधगया ब्लास्ट मामले में रांची से 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। रांची के ओरमांझी से एनआईए ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। पूछताछ के बाद 3 युवकों को कोर्ट में पेश किया गया। 2 दिन पहले एनआईए ने रांची से आतंकी मजबुल्लाह को गिरफ्तार किया था और मजबुल्लाह की निशानदेही पर इन 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया। वहीं बयान दर्ज करवाने के बाद आरोपियों के रिश्तेदारों ने एनआईए पर जबरन सरकारी गवाह तैयार करने का आरोप लगाया। बयान दर्ज करवाने के दौरान इनके परिवार वालों ने कोर्ट में हंगामा भी किया। डेढ़ साल पहले अहमदाबाद से करोड़ों रुपए का घोटाला करके विदेश भाग गए साई इन्फो सिस्टम लिमिटेड के मालिक सुनील कक्कड़ को विदेश से पकड़कर अहमदाबाद लाया गया। सुनील फिलहाल पुलिस के रिमांड पर है, लेकिन बैंकों और उनके कर्मचारियों के फंसे करोड़ों रुपए वापस आएंगे, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। ये है सुनील कक्कड़, साई इन्फो सिस्टम लिमिटेड का मालिक। करीब 1300 करोड़ का घोटाला कर मार्च 2013 में सुनील कक्कड़ विदेश भाग गया था। कक्कड़ कई सरकारी और निजी बैंकों से 1035 करोड़ के लोन और अपने 1400 कर्मचारियों का 1 साल का पीएफ और सैलरी दिए बिना आर्थिक दिवालिया होने से बचने के लिए विदेश भाग गया था। लेकिन दुबई और लाइबेरिया जैसे देशों में छुपते फिर रहे सुनील को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लगभग जितना अभी तक की तपास में खुला है उस हिसाब से 1200-1300 करोड़ तक का कौभांड निकल सकता है। सुनील कक्कड़ की कंपनी ने अपनी हैसियत से ज्यादा दिखावा किया। सैम पित्रोदा के हाथों 2012 में उनकी कंपनी के वीडियो फोन बीएसएनएल के साथ लॉन्च किया। वाइब्रेंट गुजरात समिट में कई बार सरकार के साथ भागीदारी की और ऐसा दिखावा किया कि एसआईएस अव्वल दर्जे की आईटी कंपनी है और एक ही कागजात अलग अलग बैंकों में दिखाकर एसबीआई से 381 करोड़, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर से 60 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा से 112 करोड़, कॉर्पोरेशन बैंक से 117 करोड़, इलाहाबाद बैंक से 65 करोड़ और आईडीबीआई से 57 करोड़ का लोन ले लिया। इसके अलावा इसने अलग अलग बैंक से लगभग 940 करोड़ रुपयों का इसने लोन लिया और जो वैल्यूएशन है, जो इसने मॉर्टगेज के लिए जो प्रॉपर्टी जो रखी थी वो उसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा नहीं था, लगभग 150-200 करोड़ रुपए का ही वैल्यूएशन था और उसके एवज में 940 करोड़ रुपए इसने लिए। तो इस प्रकार से ये कौभांड करके और लाइबेरिया जो वेस्ट अफ्रीका में एक देश है वहां भाग गया था। सुनील पहले 7 दिन और अब 3 दिन की पुलिस रिमांड पर है। पुलिस के सामने बड़ा चैलेंज है कि वो सुनील कक्कड़ से घपले का राज उगलवाए और कर्मचारियों के फंसे पैसे उन्हें वापस दिलाए। 1300 करोड़ रुपए का आर्थिक घोटाला करके पिछले 1.5 साल से भागता फिरता सुनील कक्कड़ आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बैंकों के और उनके कर्मचारियों के जो करोड़ों रुपए बकाया है, क्या वो उनको वापस मिलेगा? केतन जोशी, जी मीडिया, अहमदाबाद।
मध्य प्रदेश में काली कमाई के एक और कुबेर का खुलासा हुआ है। लोकायुक्त टीम ने खरगोन के एक सरकारी क्लर्क के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की तो महज कुछ हजार रुपए की तनख्वाह पाने वाले सरकारी बाबू के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी बरामद हुई। लोकायुक्त पुलिस ने मंगलवार सुबह सुबह महेश्वर जनपद के क्लर्क बाबूलाल पटेल के खरगोन में नर्मदा कॉलोनी में बने इस मकान पर छापा मारा तो मध्य प्रदेश के एक और सरकारी धन कुबेर का सच सामने आ गया। बाबूलाल पटेल की आमदनी भले ही हजारों में है, लेकिन लोकायुक्त पुलिस की छापेमारी में उनके पास करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ। बाबूलाल के पास 5 जगहों पर 4 एकड़ कृषि जमीन, मधलपुर में 67 एकड़ जमीन, 5 मकान, 4 प्लॉट, 1 डेयरी फार्म, 2 कारें, 3 बाइक, 6 लाख के सोने के जेवर, 30 बैंक खातों में 15 लाख रुपए और एक बैंक लॉकर होने का पता चला है, जिसे फिलहाल खोला जाना बाकी है। फिलहाल अब तक हुई कार्रवाई में लोकायुक्त को बाबूलाल पटेल के पास करीब 3.25 करोड़ की चल अचल संपत्ति मिली है। लोकायुक्त की टीम ने खरगोन के अलावा बाबूलाल पटेल के इंदौर के रानीबाग इलाके में मौजूद फ्लैट पर भी छापा मारा। बाबूलाल ने इस मकान को किराए पे दे रखा है, जिसे कार्रवाई के बाद लोकायुक्त पुलिस ने सील कर दिया। बाबूलाल पटेल 1987 से जनपद महेश्वर में तैनात हैं और अब तक उन्हें मिली सैलरी के हिसाब से उनके पास 22 लाख रुपए की संपत्ति होनी चाहिए थी, लेकिन उनके पास बरामद संपत्ति की कीमत करोड़ों को पार कर गई। ऐसे में ये समझना मुश्किल नहीं कि बाबूलाल ने ये संपत्ति कैसे कमाई होगी। इंदौर से शरद व्यास और खरगोन से राकेश जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली की एक महिला ने 2 बाइक सवार लुटेरों को पकड़वाकर बहादुरी की मिसाल कायम की है। घटना पंजाबी बाग इलाके की है। स्कूटी पर जा रही शालिनी नाम की महिला के कंधे से बाइक सवार 2 बदमाशों ने बैग छीन लिया। शालिनी ने स्कूटी से करीब 1 किलोमीटर तक पीछा कर दोनों को पकड़ लिया। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में रहने वाली शालिनी यूं तो ज्यादातर वक्त अपने बच्चों और परिवार में ही व्यस्त रहती है, लेकिन आजकल इनकी जाबाजी के किस्से दिल्ली वालों की जुबान पर हैं। शालिनी ने अपनी हिम्मत और हौसले के दम पर 2 शातिर लुटेरों से न सिर्फ अपना लूटा हुआ बैग दोबारा हासिल कर लिया, बल्कि दोनों को सलाखों के पीछे भी पहुंचा दिया। पंजाबी बाग सेंट्रल मार्केट में वहां पर उन लोगों वहां तक मैं मतलब अपनी स्कूटी में मैं वहां तक गई हूं और वहां उनको मैंने पकड़ा है। वाकया पंजाबी बाग की सेंट्रल मार्केट का है। यहाँ शालिनी स्कूटी पर अपने बच्चे के साथ कुछ खरीदारी करने निकली थी। शालिनी ने स्कूटी एक जगह खड़ी कर दी और जैसे ही पैदल बाजार की तरफ बढ़ी, वैसे ही बाइक में सवार 2 झपटमार वहाँ आए और पलक झपकते ही उनका बैग छीनकर भाग निकले। लेकिन जाबाज शालिनी ना ही घबराई ना ही रुकी। इन्होंने अपनी स्कूटी से ही उन लुटेरों का पीछा करना शुरू कर दिया। करीब 1 किलोमीटर तक बदमाशों का पीछा करने के बाद दोनों झपटमार सेंट्रल मार्केट की इस गली में फंस गए। क्योंकि यहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था, लिहाजा शालिनी ने दोनों बदमाशों को यहीं पर धर दबोचा। जब मैं सेंट्रल मार्केट पहुंची हूँ तो वो क्या कहते आगे रास्ता बंद था, जहाँ वो चले गए घुसे थे उस गली के अंदर वो रास्ता बंद था। तो वहाँ के जो कॉलोनी वाले थे मेरे हल्ले गुल्ले से भी इकट्ठे हो गए थे वहाँ पर। मैं इतनी देर में बात ही करी थी कि वो लड़का सामने से आ रहा था जिससे मेरा बैग चोरी किया। बाद में मौके पर जमा हुई भीड़ ने दोनों लुटेरों को पंजाबी बाग थाना पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस को लुटेरों ने अपना नाम मनमीत सिंह और राहुल राय बताया है। राहुल DU से ग्रेजुएशन कर रहा है। शालिनी की इसी बहादुरी ने उनके बेटे और परिवार वालों को भी गर्व से भर दिया है। जाहिर है अगर वक्त रहते शालिनी ने हिम्मत और बहादुरी नहीं दिखाई होती तो वो बदमाश सलाखों के पीछे पहुंचने की बजाय आज भी दिल्ली में झपटमारी कर रहे होते। विजय शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में लगातार बुजुर्गों को निशाना बनाया जा रहा है। हर दूसरे तीसरे दिन राजधानी में कोई न कोई ऐसी खबर आ ही जाती है जिससे लूटपाट के चक्कर में बुजुर्गों को शिकार बनाया जाता है। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके के तुगलकाबाद एक्सटेंशन एरिया में फिर एक ऐसी ही वारदात हुई। इस घर में 70 साल के एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। हत्या का पता भी तब चला जब पड़ोसियों को घर से बदबू आने लगी। पुलिस के मुताबिक कातिलों ने बुजुर्ग के हाथ पैर बांध दिए थे और उनकी हत्या करके लाश को बेड के अंदर छिपा दिया था। इस वारदात को महज लूटपाट के लिए अंजाम दिया गया या इसके पीछे कोई और वजह है,
अब पुलिस इसी का पता लगाने की कोशिश कर रही है। ये वो कमरा है जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि जो 70 साल का जो बुजुर्ग है वो इस कमरे में आप देखेंगे, ये जो बेड आप देख रहे हैं, इस बेड के अंदर जो है 70 साल का बुजुर्ग, उसकी जो लाश थी वो अंदर पड़ी हुई थी। उसके बाद यहाँ पर जोरदार तरीके से बदबू आने लगी और उसके बाद जब आसपास के जो लोग हैं उन्होंने जब देखा, उसके बाद में पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची है, पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से ये शुरुआती जांच में निकलकर सामने आया है कि ये साफ तौर से मर्डर है। आसपास में जो कि फ्लोर में जो रहने वाले लोग हैं उनको जब दुर्गंध आई, उसके बाद में पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर है, पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। कैमरामैन सूरज के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। अब आप पैसे चुकाकर जेल के लजीज खाने का लुत्फ उठा सकते हैं। दरअसल तिहाड़ जेल प्रशासन ने एक रेस्टोरेंट खोला है जहां सजा काट रहे कैदी ही लजीज खाना बनाने के साथ साथ आपको सर्व भी करेंगे। तिहाड़ फूड कोर्ट, तिहाड़ जेल की नई पेशकश। जी हां, तिहाड़ जेल ने दिल्ली वासियों को लजीज और स्वादिष्ट भोजन कराने का बीड़ा उठाया है। इस रेस्टोरेंट में वो सभी पकवान मिलते हैं जो कि एक अच्छे रेस्टोरेंट में मिल जाएंगे। मजे की बात यह है कि खाना बनाने से लेकर खाना सर्व करने की सभी जिम्मेदारी सजा काट रहे कैदी निभा रहे हैं। तिहाड़ के कैदी बेहद ही पेशेवर तरीके से इस रेस्टोरेंट को चला रहे हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद इनको जो है यहाँ पे काम पे लगाया गया और अभी तक तो इनका जो है काफी अच्छा ये काम कर रहे हैं और पब्लिक का रिस्पांस भी बहुत अच्छा आ रहा है। रेस्टोरेंट खोलने से पहले तिहाड़ जेल प्रशासन ने 40 से 50 कैदियों को होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दिलाई। ये सारे कैदी सेमी ओपन जेल से हैं और ज्यादातर कैदी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। तिहाड़ जेल की इस पहल से कैदी खुश है, तो दूसरी तरफ लजीज पकवान का स्वाद लेने के लिए रेस्टोरेंट में ग्राहकों ने भी आना शुरू कर दिया है। स्वादिष्ट भोजन के साथ कैदियों के व्यवहार से भी लोग काफी संतुष्ट नजर आए। हम तो गुजर रहे थे, सामने से देखा तिहाड़ जेल का यहाँ पे फूड कोर्ट का लग रहा था बाहर। हम सोचे एक बार रुक के देखते हैं, खा के कैसा है। अच्छा लगा, लेकिन हमारे को बहुत यहाँ पे आके खाना बहुत अच्छा है और फर्स्ट क्लास है। रेस्टोरेंट से होने वाली कमाई का एक हिस्सा इन कैदियों को भी दिया जाएगा। तिहाड़ प्रशासन का कहना है इस तरह के पहल से कैदियों को सामान्य जीवन जीने की प्रेरणा मिलेगी। रेस्टोरेंट का प्रयोग अगर सफल रहा तो तिहाड़ जेल प्रशासन आने वाले दिनों में ऐसे रेस्टोरेंट की चेन भी खोलने पर विचार करेगा। इस रेस्टोरेंट में काम करने वाले कैदियों को तिहाड़ प्रशासन ने समान जिंदगी जीने के लिए लाइफ में सेकेंड चांस दिया है। इस मौके को पाकर ये कैदी न केवल काफी खुश हैं, बल्कि इनके अंदर उम्मीद की एक नई किरण भी जगी है। कैमरामैन राकेश चौहान के साथ राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। 1991 बैच के आईएएस अधिकारी अशोक खेमका को सरकार ने उनकी ईमानदारी का इनाम दिया है। कैबिनेट सचिव ने खेमका के डिप्यूटेशन को हरी झंडी दे दी है। आईएएस अशोक खेमका अब केंद्र में तैनात होंगे। खेमका रॉबर्ट वाड्रा के लैंड डील्स पर सवाल खड़े कर सुर्खियों में आए थे। खेमका ने अक्टूबर 2012 में रॉबर्ट वाड्रा के स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और डीएलएफ यूनिवर्सल के बीच हुई लैंड डील को रद्द कर दिया था, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने खेमका के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर दी। आरोप था कि खेमका ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर इस डील को रद्द करवाया। हरियाणा के हुड्डा सरकार ने खेमका पर पद के दुरुपयोग सहित कई और आरोप लगाए। मेट्रो संगम में इतना ही। नमस्कार।